हम लोग बात कर रहे थे आपके थ्योरीज पे कि विधिक व्यक्तित्व के निर्माण की थ्योरीज कौन सी, और उन थ्योरीज पर विचार करने की जरूरत क्यों है। उन थ्योरीज पर विचार करने की जरूरत इसलिए क्योंकि उनकी प्रकृति को निर्धारित करना है कि आखिर विधिक व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है। इसको निर्धारित करने के लिए विभिन्न थ्योरीज का अध्ययन ये जरूरी हो रहा है। तो पहली थ्योरी आई जो मिथकीय फिक्शनल थ्योरी कहलाई, और फिक्शनल थ्योरी सेबिनी और सामंड इन्होंने प्रतिपादित की थी। और फिक्शनल थ्योरी के मानने वाले ये कह रहे हैं कि निगम इसका विधिक व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा व्यक्ति का है, यानी कॉन्सेप्ट में संकल्पनात्मक ढंग से विधिक व्यक्तित्व और मानव प्राणियों में कोई अंतर ये नहीं किया जाना चाहिए। मानव प्राणी जिस प्रकार विधिक व्यक्तित्व हो सकते हैं उसी प्रकार निगम को भी विधिक व्यक्तित्व मान लेना चाहिए, लेकिन निगम मानव प्राणी हो नहीं सकता। और फिक्शनल थ्योरी ये भी मानती कि इनफैक्ट वास्तव में तो केवल मानव प्राणी इन्हीं का विधिक व्यक्तित्व होता है, लेकिन कुछ निगमों का विधिक व्यक्तित्व मान लिया गया है, तो तभी माना जाएगा निगमों का विधिक व्यक्तित्व जब वे मानव प्राणियों के बराबर हो जाए संकल्पना में। और मानव प्राणियों के बराबर संकल्पना में वे तभी हो सकते हैं जब उनकी इच्छा, ठीक है, उनमें इच्छा का तत्व आ गया है, क्योंकि इच्छा का सिद्धांत इसे मानव प्राणी क्योंकि धारण करने में समर्थ है, ठीक है। इच्छा के सिद्धांत के अनुसार इच्छा को धारित करने में मानव प्राणी समर्थ हैं, इसीलिए विधि ने उन्हें व्यक्तित्व प्रदान किया था। तो मिथकीय सिद्धांत कहता था कि इच्छा इसके आधार पर मानव प्राणी और निगमों में समानता ये देखी जानी चाहिए, और ये इच्छा निगमों को दे कौन रहा है, ये कानून दे रहा है। और चूंकि कानून कभी भी किसी को ऐसी इच्छा नहीं दे सकता या ऐसा अधिकार नहीं दे सकता जो विधि सम्मत न हो, जो उचित न हो, इसलिए मिथकीय सिद्धांत के मानने वाले कहते थे कि निगम कोई अवैध काम नहीं कर सकता, निगम कोई अवैध काम कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर विधिक व्यक्तित्व इसके बहाने से किसी को कोई नुकसान ये पहुंचाया गया, यानी किसी के साथ कोई अवैध कृत्य किया गया है, तो निगमन का पर्दा हटाकर ये देखा जाएगा कि इनफैक्ट वो अवैध काम किसने किया। आज फिर आपका सारा कुछ नया हो गया है, क्योंकि विधिशास्त्र जैसा कठिन विषय है जो एकदम संकल्पनात्मक है, उसमें 2-2 दिन छुट्टी, तो ये गया। अब ये ऐसे हो गया मानो आज पहले दिन आपने क्लास ज्वाइन की, ये बिल्कुल ऐसे हो गया। और अगर बीच बीच में ऐसे ही 2-2 दिन जाते रहे तो साल भर बाद भी यही स्थिति रहेगी कि बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट पर खड़े, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर, कुछ नहीं आएगा। ये कानून की विशेषता है कि इसमें निरंतरता चाहिए और लंबे समय निरंतरता चाहिए। अगर लंबे समय तक निरंतरता के साथ इसमें नहीं लगा गया तो फिर आपके सपनों का कुछ भी हासिल नहीं होगा। हां, जिंदगी सबकी कट रही है, आपकी भी कट जाएगी। और इसीलिए हम बार बार पूछा करते हैं क्या करना चाहते हो। अगर आप अधिवक्ता बनना चाहते हैं तो जरूरत तो इस बात की है कि आपको कानून का बहुत बेहतर ज्ञान हो, लेकिन अगर आपको कानून का सिफर ज्ञान भी है तो भी काम चल जाएगा।
कुछ नहीं आता आपको तो भी चलेगा, क्योंकि अदालत के सामने मुंह बांध कर खड़े हो जाना, शपथ ले लेना कि हम कसम खाते हैं हम एक भी बात नहीं बोलेंगे, या जो बोलेंगे गलत बोलेंगे, तो भी 70% मामलों में आप जीत जाएंगे, क्योंकि 70% मामलों में अंतर्निहित ऐसी कमियां होती हैं जिसमें वो मामला आप ही के पक्ष में निर्णित होगा, उसमें अंतर्निहित कमी है, और अंतर्निहित कमी ना और दीवानी मामला है तो विश्वास रखिए सामने वाला भी आप ही के समान बेवकूफ है, वो कोई बहुत विद्वान नहीं है, वो भी आप ही के समान है, तो वो इतनी गलतियां कर देगा कि आप जीत जाएंगे। हम जब जूनियरशिप में गए तो एक बार हम खड़े देख रहे थे, हमारे गवाह ने सब नाता ही कर दिया, तो हमारे सीनियर ने कहा चिंता मत करो, उनका आएगा वो भी ऐसे करेगा। बोले कोई फिक्र नहीं है, अभी उनका भी तो आने दो, वो इससे ज्यादा नाश करेगा। तो अगर वकील बनना है तो कायदा तो यह कहता है कि बहुत अच्छी जानकारी कानून की होनी चाहिए, लेकिन ना हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर किसी कंपटीशन के सपने देखें तो फिर प्रतिदिन लंबे समय 2-3 बरस सारी शादियां भूल जाइए, शादियां आपके बिना भी होंगी, जिन्हें शादी करनी है वो प्रतिबद्ध हैं कि हम शादी करके रहेंगे, दुनिया न जाए तो भी वो करेंगे। इसलिए आपका जाना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और जाइए तो सिर्फ 1-2 दिन, मतलब आखिर उसी दिन तो जाया जा सकता है। सवाल तो प्रायोरिटीज का है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। किसी भी चीज के प्रति समर्पण ये चाहिए, ये थोड़ी है पास सब हो जाएंगे, पास वो ज्यादा अच्छे नंबरों से होंगे जिन्हें कुछ नहीं आएगा, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। कानून की विशेषताएं यही है, और ये ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आप जिस दिन एडमिशन लेते हैं उसी दिन पेपर आउट होता है, पहले दिन पेपर आउट है, यही आएंगे सवाल, और उसमें तुमने 80% हासिल कर लिए तो कौन से आसमान के तारे तोड़ लिए, ये मैं बताओ। हमें ये भी तो बताओ, जैसे हमें दिखाते ना कि वो 70% आए, अरे यार पहले दिन तो पेपर आउट था। 1860 में जब आईपीसी बनी थी उस दिन जो सवाल पूछे गए थे वही सवाल 2024 में पूछे गए, तो तुमने कौन तो पहाड़ तोड़ दिए ये तो हमें बताओ, तुम्हें आता क्या है ये हमें बताओ, और बस आना बहुत कठिन है, लगता रहेगा मैं आता है। तो हम लोगों ने मिथकीय सिद्धांत, इसलिए रेगुलर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा सुनेंगे और जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज रेगुलरिटी, उसकी दूसरे नंबर पर आता है जो पढ़ाया गया उसको पढ़ना, और ये तभी होगा जब नियमितता हो, जब नियमितता ही नहीं तो जो पढ़ाया गया वो किताब में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और जो चीज समझ में नहीं आ रही उसे पढ़ने में कोई मन भी नहीं लगेगा, और पास आप हो ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मां बाप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मां बाप को तो 5 साल बाद पता लगेगा ना, या 3 साल बाद पता लगेगा, और वो भी तब जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पता तो तब लगेगा ना, उससे पहले तो लगेगा नहीं। और कचहरी जाने पर नो डाउट मैं कहा वहां काम चली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बार बार कहा करते हैं कि अगर कचहरी बैठना है तो कायदा तो यह कहता बहुत अच्छा आपको कानून आना चाहिए, लेकिन नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां न्यायालय की जिम्मेदारी है
सही डिसाइड करना, तो कुछ भी करो डिसाइड सही ही होगा, क्योंकि डिसाइड करना न्यायालय की जिम्मेदारी है। अब गलत डिसाइड कर दो तो अपील में चले जाना, उनकी फिर जिम्मेदारी है। आप तो कसम खाओगे हम कसम खाते हैं, हम एक भी बात सही नहीं कहेंगे, तो भी वही होगा जो होना है। और एक आध मामले ऐसे आते हैं जीवन में जिनमें आपकी कानून की जानकारी की परीक्षा होगी, तो एक ही याद तो आएंगे, हार जाना, वो क्या दिक्कत है, एक ही याद तो आएंगे, वो हार जाना, उसमें दिक्कत कौन सी है, चलता रहेगा, चलने में कोई समस्या ये नहीं आनी है। तो देख लीजिए कि क्या करना है। हां, अगर कोई सपना देखा है तो वो पूरा नहीं होना है, ये तय है, क्योंकि रोज अगर नया हो गया सब कुछ, तो फिर कहां तक क्या किया जाए, क्योंकि रोज तो पीछे से हम नहीं चल सकते। और फिर जिस दिन जो विषय लिया जाता है वो पूरे विस्तार में लिया जाता है, तब बातें ज्यादा क्लियर होती हैं। अगले दिन तो हम समराइज करते हैं कि पीछे से, ताकि हमारा अपना रिदम दिया जाए, तो अगले दिन तो हम समराइज करते हैं चीजों को। इसलिए रेगुलरिटी ये चाहिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि मिथकीय सिद्धांत, इस पर बात होती है। दूसरी ब्रैकेट थ्योरी, कोष्ठक सिद्धांत, इस पर बात होती है कि निगमित व्यक्तित्व, इसके लिए कोष्ठक सिद्धांत, इसके आधार पर भी निगमों की व्याख्या ये हुई है। निगमित, ठीक है, निगम इसकी कोष्ठक सिद्धांत के आधार पर जो व्याख्या आई, उसमें यह कहा था कि मानव प्राणी यही वास्तव में विधिक व्यक्तित्व धारित कर सकते, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से कई मानव प्राणियों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें अलग सत्ता इस रूप में देखा जाता है, और ऐसे मानो कि मानो उन मानव प्राणियों के, ठीक है, चारों ओर एक कोष्ठक, एक ब्रैकेट ये लगा दिया गया है, और ये कोष्ठक सिद्धांत है। इसको भी सुविधा के लिए ये जन्म दिया गया है। इसको प्रतीकवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत ये भी कहते हैं, क्योंकि मानव प्राणियों से अलग अलग संव्यवहार करना ये थोड़ा दुष्कर कार्य है, थोड़ा कठिन काम है। एक मानव प्राणी, आप तीनों मानव प्राणियों से संविदा करना चाहते हैं तो अलग अलग करिए, कोई तरीका ही नहीं, लेकिन निगम के माध्यम से, ठीक है, ऐसे एक तरीका सुविधा का ये ढूंढ लिया, एक कोष्ठक लगा दिया, जैसे कोष्ठक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम एक एंटिटी के तौर पर देखते हैं, और उसके बाद उन संख्याओं से जो गुणा भाग जो भी करना होता है वो सुविधापूर्वक हो जाता है। इसी कोष्ठक सिद्धांत को कानून की दुनिया में लागू किया कि सुविधा के दृष्टिकोण, और कई बार सामाजिक परिवर्तन के लिए इसके लिए भी सिद्धांत का उपयोग हुआ। हमने कहा था कि जैसे पश्चिम के देशों में नीग्रोज के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण ये नहीं हो सकता, लेकिन नीग्रोज का संगठन यानी निगम, उसके पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है, क्योंकि कोष्ठक, ठीक है, निगम को कोष्ठक सिद्धांत कोष्ठक कह रहा है, और इस कोष्ठक अर्थात निगम का व्यक्तित्व अलग हो गया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स उनसे अलग अस्तित्व उसका देखा गया है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए भी इस सिद्धांत का उपयोग हुआ, लेकिन कुल मिलाकर कोष्ठक सिद्धांत ये मानता है कि अंततः विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के धारक मानव प्राणी ही हो सकते हैं, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से कानून एक आर्टिफिशियल ब्रैकेट ये लगाकर जो आपका ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स है उसको एक विलक्षणता, एक एंटिटी
इस रूप में देखना शुरू कर देते हैं और ऐसा वे सुविधा के लिए करते हैं। ऐसा कई बार सामाजिक परिवर्तन इसे लाने के लिए करते हैं। आलोचना होती है कि मानव प्राणी है, लोग इन्हीं से संविदा करने का आशय ये रखते हैं, और जो इनसे संविदा करने का आशय रखते हैं कोई कोष्ठक से या किसी निगम से संविदा थोड़ी करता है। ये कोई भी काम कोई निगम या कोष्ठक से थोड़ी करना चाहता है। उस कोष्ठक के अंदर जो मानव प्राणी है उन्हीं से इनफैक्ट लोग संव्यवहार करना चाहते हैं। ये तो एक आप खुद मान लो कि सुविधा के दृष्टिकोण से ओढ़ा गया एक आवरण, लेकिन इस आलोचना ने निगमन का पर्दा हटाने का मार्ग ये खोल दिया, क्योंकि जब जरूरत हो तो फिर ये इस तर्क के आधार पर कि लोग तो वास्तव में कोष्ठक के भीतर जो मानव प्राणी मौजूद है उन्हीं से तो संविदा करना चाहते हैं, उन्हीं से तो संव्यवहार करना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई अवैध काम हुआ है, अगर कोई गलत काम हुआ है तो निगमन का पर्दा हटाकर उसके पीछे देखा जाना चाहिए। इस आलोचना ने इस तरह का रास्ता ये भी खोला, लेकिन सामान्य तौर पर निगमन का पर्दा नहीं हटेगा। कल भी हमने कहा, आज भी कह रहे हैं, जब तक परिस्थितियां असामान्य ना हो तब तक निगमन का पर्दा नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि निगमन का पर्दा हर मामले में हटा दोगे तो फिर उसका मतलब ही क्या रहा। जब भी कोई बात उठी आपने फट से निगमन का पर्दा हटाकर उसके पीछे के मानव प्राणियों को देखना ये प्रारंभ कर दिया, तो फिर मतलब ही क्या रहा भाई। जब हां कोई गड़बड़ हो गई है, क्योंकि निगम काहे के लिए लाया गया, तो सुविधा के लिए। निगम अपराध करने का या अकृत्य करने का ये तरीका ये थोड़ी हो सकता है। तो अगर अपराध हुआ या कोई अकृत्य हुआ या कोई टैक्स इवेशन का मामला है, करापवंचन ये हुआ है, तब तो ठीक है, तब तो निगमन का पर्दा हटना चाहिए। सामान्य तौर पर निगमन का पर्दा नहीं हटेगा। तो दो थ्योरीज, कोष्ठक का सिद्धांत, ब्रैकेट थ्योरी, और मिचकी सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? हाफील्ड। हाफील्ड कहते हैं निगम कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं यथार्थ तो मानव प्राणी है, वही अधिकार और कर्तव्यों के धारक ये हो विधि मनमाने ढंग से, ठीक है, आपका निगमों को जन्म दे देती है मनमाने नियमों से। और इस तरह मानव प्राणियों को, ठीक है, निगम कहा जाने लगता है। और वे जो मानव प्राणियों की ताकत इसको मनमाने नियमों से बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जैसे उन्होंने यानी कानून ने यह कहना शुरू कर दिया कि किसी के पास इतने प्रतिशत शेयर हैं तो वो निगम को कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। और शेयरों की ये मात्रा किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं, मनमाने ढंग से उन्होंने नियत कर दी। जितना चाहा उतना उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि निगम अलग से कुछ नहीं है, ये केवल एक प्रक्रिया है जिसे सुविधा के लिए अपनाया गया है, और सुविधा के लिए अपनाकर बहुत से मानव प्राणियों को कुछ मनमाने नियमों के आधार पर कुछ विशेष प्रकार की ताकतें ये प्रदान कर दी गई, इसी को निगम कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। केल्सन एक थ्योरी प्रतिपादित करते हैं। केल्सन चूंकि शुद्ध विधि सिद्धांत के प्रतिपादक, और जो शुद्ध विधि के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो वो जो कुछ हो रहा है सिर्फ उसे देखेंगे, इसके अलावा किसी चीज को नहीं देखेंगे। चाहे मिचकी सिद्धांत हो, चाहे कोष्ठक का सिद्धांत हो,
चाहे हाफील्ड का सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों ने मानव प्राणियों को अलग देखा, निगमों को अलग देखा। उनका कहना निगम अलग बात है और मानव प्राणी अलग बात है। जैसे हाफील्ड कह रहे ना कि यथार्थ तो मानव प्राणी, यथार्थ तो मानव प्राणी सब कुछ है, लेकिन विधि मनमाने नियमों के द्वारा मानव प्राणियों की शक्ति को या तो बढ़ा देती है या घटा देती है, और ऐसा वो प्रक्रिया के लिए करती है। तो ये जो शक्ति का बढ़ाना और घटाना है, इसी को निगम ये कहते हैं। तो मानव प्राणी और निगम, इसे अलग अलग करके हाफील्ड भी देख रहे हैं और आपका मित्की सिद्धांत, और ये दो तीनों सिद्धांत मानव प्राणियों और निगम के अलग अलग अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन केल्सन ये मानव प्राणियों और निगम के अलग अलग अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। केल्सन कहते दोनों चीजें एक ही है। वो कहते मानव प्राणी या निगम ये अलग अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अधिकार और कर्तव्य है, इसकी ये जहां पर इकट्ठा हो गए बस उसी को निगम कह रहे हैं। ठीक है, जहां पर अधिकार और कर्तव्य इकट्ठा हुआ, ये तकनीकी अभिव्यक्ति है और यथार्थ मानव व्यवहारी है। ठीक है, यानी यथार्थ यानी वास्तव में तो मानव ही अधिकार और कर्तव्य को धारित करता है, लेकिन ये जहां पर इकट्ठा हो जाते बस उसी को निगम कहना शुरू कर देते। लेकिन वास्तव में निगम और मानव प्राणी ये अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते, क्योंकि वो विधि के शुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक है। जब हम लोग उनकी थ्योरी उधर पढ़ेंगे, शुद्ध विधि का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो भी केल्सन ये कहेंगे। जैसे ऑस्टिन क्या कहेंगे, ऑस्टिन कहेंगे कि कानून क्या है, तो कहेंगे संप्रभु का समादेश है, संप्रभु का समादेश है। लेकिन कानून की प्रभावकारिता का आधार क्या है? कानून की प्रभावकारिता यानी कानून समाज में लोग मानते क्यों हैं, यही तो प्रभावकारिता है कानून की। तो ऑस्टिन कहेंगे चूंकि लोग डरते हैं इसलिए वो कानून को मान्यता देते हैं। और डरना ये क्या है? मनोवैज्ञानिक डरना मनोवैज्ञानिक तथ्य है। डरना तो आप मन का एक तथ्य है। आप मन से डरते हैं, मन से खुश होते हैं। यानी ऑस्टिन ने जो कानून की प्रभावकारिता का आधार देखा था वो मनोवैज्ञानिक तथ्यों में देखा था, और केल्सन के सिद्धांत को शुद्ध विधि का सिद्धांत कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि केल्सन हर प्रकार के तथ्य को अलग हटा देते हैं। केल्सन जब शुद्ध विधि का सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे तो वो ये कहेंगे कि लोग डरे या न डरे, यानी कानून की प्रभावकारिता किसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है। लोग मानना चाहते हैं या लोग मान रहे हैं, इससे कानून को कोई ताल्लुक नहीं। कानून है इसलिए क्योंकि उसने अपने से श्रेष्ठ मानक से अपनी विधि मान्यता यह प्राप्त की है। उनका कहना है कि लोग माने या न माने, लेकिन अगर मूल मानक से मान्यता प्राप्त करके कानून बना दिया गया तो वो कानून है। उसके अनुपालन की समस्या है, ये तो बात हो सकती है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि कानून ही नहीं है? ऑस्टिन वगैरह ये कहते हैं कानून अगर प्रभावकारी नहीं है तो वो कानून है क्या मान ले उसका? कानून है लेकिन उसका कोई पालन ही नहीं करता, उससे कोई डरता ही नहीं, तो उसे कानून कहा जाए? ये तो ठीक बात ही नहीं है। कानून तो किसी चीज को तब कहते हैं जब वास्तव में उसका पालन हो रहा हो, और उसके पालन के लिए जरूरी है कि उससे लोग डरते हो,
अगर भय का तत्व नहीं है तो कोई पालन क्यों करेगा? इसके मतलब कानून के पालन की गारंटी ये कहां आ गई? ये भय के तत्व में आ गई, ये डर में आ गई। और डर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यानी कानून अपने अस्तित्व के लिए स्वयं पर निर्भर न रहकर स्वयं से बाहर के तथ्यों पर निर्भर हो गया। ठीक है ना? कानून बना कैसे? संप्रभु के समादेश से। संप्रभु ने समादेश दिया, वो कानून है। लेकिन वैलिड कैसे हुआ? ठीक है, वैलिड हुआ जब दूसरे उससे डरे। ठीक है, और डर के कारण उन्होंने आदतन अनुपालन किया। यानी कानून की विधिमान्यता और कानून की प्रभावकारिता ये स्वयं कानून पर निर्भर न रहकर अन्य चीजों पर निर्भर ये हो गए। ठीक है ना? केल्सन ने इस तत्व को अलग हटाया, क्योंकि इससे एक बात निकल रही थी कि अगर लोग किसी कानून से न डरे या उसका डर के कारण आदतन अनुपालन करना बंद कर दें तो वो कानून ही नहीं रहेगा, क्योंकि कानून संप्रभु का समादेश है। किंतु वह अपनी प्रभावकारिता ये प्राप्त करता है आदतन अनुपालन से, और आदतन अनुपालन सुनिश्चित होता है भय के तत्व से। कानून इसका पालन भय के तत्व के आधार पर हो रहा है। और अगर कानून है किंतु वह प्रभावकारी नहीं है तो व्यवहारिक तौर पर कानून है ये मान भी कैसे लिया जाए? मान भी कैसे लिया जाए व्यवहारिक तौर पर? मीनिंग कर भाई, ऐसे कानून का क्या लाभ जो रहे लेकिन कोई परिणाम जिसे कानून को उत्पन्न करना चाहिए समाज में उसे उत्पन्न ही न करे। ऐसे कानून का कोई अर्थ नहीं हो सकता। इससे तो वो ना हो तो ज्यादा ठीक, कम से कम दिल को संतोष तो रहेगा कि कानून ही नहीं है। कहने को कानून है लेकिन व्यवहार में कानून ही नहीं। और हमारी बेवकूफियां तो देखिए, हम इसी स्थिति की मांग लगातार करते हैं और खुद को बड़ा भला आदमी ये पोज करते हैं। जैसे सरकार ने मान लीजिए कानून को बदला और उन्होंने कहा अब से अगर आपने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया तो आपसे 5,000 रुपए का चालान पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले 100 रुपए का था। और आप इतने मूर्ख हैं, मीनिंग देयर बाय सो कॉल्ड पढ़ा लिखा समाज इतना मूर्ख है कि वो इस कदम की आलोचना करता है। जबकि देखा यह गया कि जब 100 रुपए ट्रैफिक रूल के वायलेशन पर चालान रखा गया तो किसी ने उसका पालन नहीं किया। धड़ाधड़ वायलेशन हो रहा है। ठीक है, धड़ाधड़ वायलेशन होने के कारण से वो कानून लगभग निष्प्रभावी हो गया, अप्रभावी है। उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं किया। और एक बार जिसका 5,000 रुपए का चालान हो जाएगा वो अगली बार से सोते समय भी हेलमेट लगाए ही मिलेगा। जब वो सो रहा होगा तो भी हेलमेट लगाए होगा। तो कानून की प्रभावकारिता ये इसी से सुनिश्चित होगी। अन्यथा कानून रहते हुए भी कानून नहीं है ऐसा ही होगा। हम तो अभी अखबार देख रहे थे, एक कोई सो कॉल्ड LLB स्टूडेंट दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए केजरीवाल के लिए जमानत मांगने। ऐसे ही होंगे, क्योंकि वही हाफिल्ड के क्लासिफिकेशन की कोई जानकारी होगी नहीं। हाईकोर्ट ने वही सवाल किए हैं जो क्लासिफिकेशन पर आधारित है। उनका आप कौन? आपराधिक न्याय प्रशासन में तो सारे अधिकार
ठीक है, अक्यूज को मिले हुए हैं, यानी उसका विशेषाधिकार है, वो मांगे आके, और विशेषाधिकार कोई और नहीं मांगेगा। ठीक है, और किसी का ये विशेषाधिकार नहीं कि वो राजनेता है या चीफ मिनिस्टर है तो जेल नहीं जाएगा, किसी का ये नहीं है। न सिर्फ खारिज की है बल्कि 75,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। ठीक है, 75,000, बिल्कुल तबीयत हरी कर दी। ठीक, बिल्कुल यही करना चाहिए। ये मूर्ख हैं, इन्हें आप क्या मांग रहे हो? ठीक है, यानी आप लोकतंत्र के नाम पर विशेषाधिकार मांग रहे हो नेताओं के लिए, और उसी का विरोध करते हो, उसी का विरोध करते हो। जैसे आप लोग आम पढ़ा लिखा समाज क्या कहता मिलता है कि नेता जो चाहे तो करे, यही तो करने की मांग कर रहे हो तुम। एक आम आदमी, वो भी याचिका खारिज की कि इन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट डॉक्टर क्यों दिखाओगे प्राइवेट डॉक्टर को? जेल मैनुअल कहता है जेल का डॉक्टर देखेगा, आप जेल के डॉक्टर दिखाएंगे। आप कौन है? मुख्य प्रश्न तो यही है कि आप आखिर कौन है। और अगर कोई कहता है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, तो इसका मतलब यह है कि आप इस बात का समर्थन करते हैं कि राजनेताओं को विशेषाधिकार होने चाहिए, जबकि इसी का आप विरोध भी करते दिखाई देते हैं। तो पढ़े लिखे समाज को यह मालूम ही नहीं है कि वो क्या मांग कर रहा है। केल्सन ने इस विसंगति को देखा। केल्सन ने देखा कि कानून की विधि मान्यता क्या हुआ है, कानून से बाहर के तत्वों पर आधारित हो गई। यानी किसी कारण से लोग अगर डरना बंद कर देंगे कानून से, तो स्वयं कानून अपनी प्रभावकारिता खो बैठेगा, और उसकी प्रभावकारिता ही उसकी विधि मान्यता की गारंटी है। अन्यथा वो रहेगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ऑस्टिन के और बेंथम स्वयं कहते हैं कि आदतन अनुपालन ये होना ही चाहिए कानून का। इसका विविक्षित हुआ कि यदि आदतन अनुपालन नहीं हो रहा तो वो कानून नहीं है, क्योंकि कानून है तो उसका आदतन अनुपालन होगा। तो यदि आदतन अनुपालन नहीं है तो कानून नहीं है, और आदतन अनुपालन सुनिश्चित होगा भय के तत्व से। इसका मतलब यह हुआ कि कानून का होना और न होना, ठीक है, यह स्वयं कानून पर निर्भर नहीं रहा, यह लोगों पर निर्भर हो गया। और केल्सन ने इसी तत्व को हटा दिया। इसीलिए केल्सन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? शुद्ध विधि का सिद्धांत। केल्सन ने इस तत्व को हटाया। केल्सन ने कहा कि ना, कानून इसलिए होता है क्योंकि वह अपने से श्रेष्ठ मानक से विधि मान्यता इसको प्राप्त करता है। जैसे लेजिस्लेशन, इससे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन विधि मान्यता प्राप्त कर रहा है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों है? इसलिए क्योंकि लेजिस्लेशन द्वारा प्रदत्त शक्ति के द्वारा उसका अधिनियमन ये हुआ है, इसलिए वो वैध है। अब कोई उसका पालन करे या न करे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की विधि मान्यता, उसकी वैधता ये अप्रभावित है। केल्सन ने कहा कि नियम क्या है? जो कत्ल करे उसे सजा होनी चाहिए। रोज कत्ल करने वाले छूट जाएं, इससे कुछ नहीं होता। कानून अपनी जगह वैध रहता है, इससे कोई विधि मान्यता प्रभावित नहीं होती। कि कत्ल करने वाले को सजा होनी चाहिए, ये कानून, और वो छूट गया। क्यों? इसलिए क्योंकि हर बात की तार्किक व्याख्या आपको करनी पड़ेगी ना। केल्सन कहते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नियम कि जो कत्ल करे उसे सजा होनी चाहिए, यह नियम लोगों के अनुपालन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह नियम जिस कानून में वर्णित है उस कानून ने संविधान से मान्यता प्राप्त कर रखी। इसलिए संविधान जब तक उसे अवैध नहीं करेगा वो विधि मान्य रहेगा। यानी कानून की विधि मान्यता यह कानून के बाहर नहीं है, कानून की विधि मान्यता कानून के भीतर ही है। इसलिए कानून
कि विधिमान्यता के लिए आवश्यक सभी तत्व कानून में ही मौजूद है, इसीलिए केल्सन के सिद्धांत को शुद्ध विधि का सिद्धांत ये कहा गया। तो चूंकि केल्सन शुद्ध विधि के सिद्धांत के प्रतिपादक है, इसलिए वो हर चीज को उसी ढंग से देखने के आदी हैं, उसी ढंग से वो हर चीज को देखते हैं। जब वो विदित व्यक्तित्व तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तब भी वो इसी ढंग से देख रहे हैं मामले को। वो कहते हैं ये ठीक है कि यथार्थ में मानव प्राणी ये अलग होते हैं, ये सही है, लेकिन जब हम विधिक व्यक्तित्व के तौर पर मानव प्राणियों के ग्रुप को, ठीक है, निगम के रूप में देखते हैं, तो उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक है, यथार्थ में निगम और जो निगम के कॉन्स्टिट्यूएंट मानव प्राणी हैं, ये एक मिल जाते हैं और इनकी अलग अलग अस्तित्व इनके खो जाते हैं, ये अलग अलग अस्तित्व वाले नहीं रहते। ठीक है, ये एक हो जाते हैं और अधिकार और कर्तव्य इसका ये आरोपण बिंदु है, बस ऐसे मान लें। उनका एक एक निश्चित तरीका है, ठीक है, कि एक एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अधिकार और कर्तव्य ये अधिरोपित कर दिए गए, इसी को निगम कहा गया। यानी केल्सन की विशेषता ये है कि व्यक्तियों को और निगमों को अलग अलग करके नहीं देखते, ये दोनों को एक मान रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निगम कुछ होता ही नहीं, व्यक्तियों का एक वर्ग है, उसको अधिकार और कर्तव्य दे दिए गए। ठीक है, इसलिए व्यक्ति अलग और निगम अलग ऐसे करके नहीं देखेंगे, ये एक ही चीज है, उसको अधिकार और कर्तव्य दे दिए गए, ये केल्सन कह रहे हैं। दूसरा, राज्य की रियायत का सिद्धांत है। राज्य की रियायत का सिद्धांत ये कहता है कि निगम ये तभी अस्तित्व में आता है जब राज्य मान्यता दे। लेकिन मिथकीय सिद्धांत और राज्य की रियायत का सिद्धांत महत्वपूर्ण ढंग से अलग भी हो जाता है। इनके समर्थक भी वही हैं, डायसी हैं, सामंड हैं, ठीक है, सेबिनी हैं, दोनों के समर्थक भी एक ही हैं। लेकिन अलगाव दोनों में कहां है? मिथकीय सिद्धांत कहता है कि राज्य मान्यता देता है, राज्य यानी कानून, ठीक है, ये मान्यता देता है और उसके आधार पर निगम का जन्म होता है। राज्य की रियायत का सिद्धांत कहता है कि सृजन करता है राज्य, राज्य जो है सृजन करता है। राज्य न चाहे तो निगम जन्मेगा ही नहीं। ठीक है, मानव प्राणी और निगम वास्तव में तो अलग अलग है, ये भी मानकर चलता है, लेकिन राज्य को यह ताकत है कि मानव प्राणियों के निगम को जब वो मान्यता दे देता है, ठीक है, तो जब मानव प्राणियों के ग्रुप को वो निगम के तौर पर मान्यता दे देता है, तो हम उसे निगम मानना शुरू कर देते हैं। तो राज्य की रियायत का सिद्धांत राज्य को प्रमुख शक्ति ये मानकर चलता है और राज्य निगम का सृजन करता है, मान्यता देने वाला नहीं है। क्योंकि मान्यता और सृजन, इसके बीच महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि मान्यता पूर्व से स्थित चीज को दी जाती है और सृजन का मतलब हुआ स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से आया जहां पर आपने सृजन किया। तो सृजन करता अलग है और मान्यता देने वाला व्यक्ति ये अलग है। मिथकीय सिद्धांत में कहता है राज्य मान्यता देता है और रियायत के सिद्धांत में कहता है वो सृजन करता है। इसलिए राज्य की रियायत के सिद्धांत, इसको अधिनायकवादी सोच का माना गया है। यह माना गया कि यह सिद्धांत अधिनायकवाद को प्रश्रय ये देता है, क्योंकि राज्य चाहेगा तो मान्यता देगा, राज्य नहीं चाहेगा तो मान्यता नहीं देगा। इसलिए सिद्धांत को अच्छा नहीं माना, लेकिन सिद्धांत तो है ही।
और यह भी कहा जाता है कि राज्य की रियायत का सिद्धांत है, यह सत्य से दूर है, यह सच का दर्शन नहीं कराता, क्योंकि समाजशास्त्रीय तथ्य यह है कि बहुत सारे ऐसे, ठीक है, आपका विधिक व्यक्तित्व माने गए जिन्हें राज्य ने सृजित नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें उनका विधिक व्यक्तित्व माना गया है। जैसे रोम में रिक्तदाय, उसे राज्य ने सृजित नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी उसे विधिक व्यक्तित्व माना जाता है। ये समाजशास्त्रीय जो तथ्य हैं, जो सोशलॉजिकल फैक्ट्स हैं, जब हम समाज को देखते हैं तो जो तथ्य हमें वास्तव में दिखाई देते हैं, दो प्रकार के तथ्य होते हैं। एक वे तथ्य हैं जिन्हें अस्तित्व में लाया गया है, वे सृजित तथ्य हैं, और दूसरे प्रकार के तथ्य होते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में हैं, उन्हें सोशलॉजिकल फैक्ट्स ये कहते हैं, ठीक है। और जब सोशलॉजिकल फैक्ट्स के तौर पर हम चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऐसे निगम भी हैं, ऐसे निगम भी यानी ऐसे विधिक व्यक्तित्व भी हैं जो यथार्थ मानव प्राणी नहीं है, और ना वे राज्य के सृजन है, राज्य ने उन्हें उत्पन्न भी नहीं किया, लेकिन राज्य उन्हें व्यक्तित्व की मान्यता दे रहा है। और आप ये कहते हैं कि राज्य ही सृजित करता है, ये तो मिथकी सिद्धांत कहता है कि मान्यता देता है। भाई ये कौन कहता है? ये तो मिथकी सिद्धांत कहता है कि ऐसे, ठीक है, समूह, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो मानव प्राणी जैसे दिखते हैं, यानी इच्छा रखने में समर्थ है, उन्हें विधि मिथ की इच्छा यह प्रदान कर देती है, ठीक है। ये तो यानी मान्यता देती है निगम को, ये तो मिथ की सिद्धांत कहता है। आप तो कहते नहीं, आप तो कहते हैं सृजित करता है, राज्य निगम को सृजित करता है। तो आपकी ये बात सामाजिक तथ्यों के विपरीत दिखाई देती है। सामाजिक तथ्य इस प्रकार के नहीं, सामाजिक तथ्य ये दर्शित करते हैं कि राज्य सृजित नहीं करता, राज्य मान्यता देता है, और वो भी बिल्कुल अंतिम बिंदु पर मान्यता देता है। चीजें पहले से चल रही हैं, ठीक है, परिवार पहले से अस्तित्व में है, ठीक है, एकल परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार आदि आदि को आपने मान्यता दी है, और मान्यता तब भी जब वो बनकर सामने आ गए, आपने बनाया नहीं। आप बनाते तो आप बताते कि संयुक्त परिवार में ये होंगे, बल्कि कानून कैसे संयुक्त परिवार में ये हैं। हालांकि संयुक्त हिंदू परिवार निगम का उदाहरण नहीं है, ठीक है, उसे निगम नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड, केवल समझाने के लिए, रिक्तदाय समाज में मौजूद है, उसको आपने मान्यता दी है, रिक्तदाय को आपने बनाया नहीं, ठीक है। तो ये समाजशास्त्रीय तथ्यों के विपरीत दिखाई देता है राज्य की रियायत का सिद्धांत। रियायत का सिद्धांत इसे क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि यथार्थ में तो मानव प्राणी वही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन राज्य ने रियायत दी, यानी वास्तव में तो मानव प्राणी ही व्यक्ति हो सकते हैं, और जब वास्तव में मानव प्राणी व्यक्ति हो सकते हैं तो व्यक्तित्व तो उन्हीं को मिलना चाहिए, उसके अलावा किसी को मिलना नहीं चाहिए। लेकिन राज्य ने रियायत, और उससे मानव प्राणियों का जो वर्ग है, जिसे एक मानव प्राणी नहीं कहा जा सकता, उसे भी व्यक्तित्व दे दिया। तो ये कंसेशन है राज्य का, ठीक है, किसके पक्ष में? मानव प्राणियों के वर्ग के पक्ष में ये कंसेशन है। और इस मानव प्राणियों के वर्ग को मानव प्राणी के समान व्यक्तित्व प्राप्त हो गया, विधिक,
ये विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हो जाने के कारण अधिकार और कर्तव्यों का धारक बन गया। इसलिए क्योंकि राज्य ने कंसेशन करके इसे उत्तम की मान्यता दे दी, इसलिए राज्य की रियायत का सिद्धांत ये कहा गया। इसमें राज्य की भूमिका प्रमुख है और राज्य की भूमिका प्रमुख होने के कारण इसे अधिनायकवादी सिद्धांत ये भी कहा गया। मिथक के सिद्धांत से इसकी सादृश्यता है, एक जैसे दोनों सिद्धांत दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य की भूमिका दोनों जगह दिखाई देती है, लेकिन महत्वपूर्ण ढंग से भिन्न हो जाते हैं दोनों, क्योंकि वहां मान्यता मिथक के सिद्धांत में मान्यता है राज्य की, और राज्य की रियायत के सिद्धांत में सृजन निगम का यही राज्य कर रहा है। यद्यपि दोनों के समर्थक समान हैं, सैबिनी, सामंड, ठीक है, शायद मिटलैंड, आप किताबें देखेंगे तो शायद मिल जाएगा, मिटलैंड भी शायद इसके समर्थक, ठीक है, समर्थक समान है, देखिए सादृश्यता भी है, लेकिन दोनों परस्पर भिन्न है। वहां मान्यता है या सृजन है। आप कहते हैं सृजन हो, लेकिन इनफैक्ट मान्यता ही देते हो, और वो भी मान्यता तब देते हो जबकि वो मानव प्राणियों का वर्ग पूर्ण विकसित होकर सामने आ जाता है। आप उसे खाली मान्यता देते हो और कहे ये रहे हो कि हम सृजित कर रहे हैं। ये चलो आपने कुछ निगम अपनी ताकत से सृजित ये भी कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपकी बात 100% सही कहां हुई? सिद्धांत तो 100% सत्य होना चाहिए, फिर भी तो सत्य नहीं हुई, क्योंकि ऐसे निगम भी तो हैं जो आपने निर्मित, आपने सृजित नहीं किए, फिर भी हैं। अच्छा, फिर एक और बात, अगर राज्य की रियायत के आधार पर ही निगम अस्तित्व में आता है, तो ऐसी अनिगमित संस्थाएं जिन्हें राज्य और न्यायालय निगम के समान लाभ दे रहे हैं, ठीक है, तो उन संस्थाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने निगम की मान्यता तो उन्हें नहीं दी, आपने उन्हें निगम नहीं माना, लेकिन निगम के जो लाभ हैं, निगम के लाभ क्या है? कि निगम के संगठक मानव प्राणियों से अलग अलग व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप निगम से व्यवहार करिए, सारे मानव प्राणियों से एक साथ व्यवहार होने लगेगा, ठीक है। आप निगम के संगठक मानव प्राणी होते हुए भी निगम द्वारा कृत कार्यों के उत्तरदायित्व से बचे रहेंगे, ठीक है। निगम खुद अपना बोझ उठाएगा। आपके पास उत्पादन के लिए आवश्यक एक तत्व, श्रम और पूंजी में से एक तत्व होते हुए भी, और कम मात्रा में होते हुए भी, आप निगम की स्थापना के माध्यम से अधिकतम लाभ ये अर्जित कर सकते हैं। भाई, बाकी शेयर आप जुटा लेंगे, ठीक है। ये सारे लाभ हैं निगमन के। तो निगमन के लाभ ये कानून अगर दे रहा है किसी अनिगमित संस्था को भी, जिसे अब तक राज्य ने निगम नहीं बनाया है, जैसे ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन मुकदमा ला सकती है, ट्रेड यूनियन पर मुकदमा आ जाएगा, ठीक है। श्रमिक संगठन जो हैं उन पर मुकदमा आ जाएगा, वे मुकदमा ले आएंगे, संपत्ति धारित कर सकेंगे, संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। यही तो निगमन के लाभ है। निगम ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो आपने तो मान्यता उन्हें नहीं दी निगम की, और आप कहते हैं हम ही हैं जो निगम का सृजन करते हैं, यानी हम रियायत देते हैं। रियायत देने के आधार पर वे लोग भी, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन जो व्यक्ति से अलग, उन्हें भी, ठीक है, व्यक्ति माना जा सकता है हमारी रियायत के कारण। तो यह भी बात सही नहीं दिखाई देती। तो राज्य की रियायत का सिद्धांत यह मानता है
कि निगम सृजन है राज्य का, ठीक है। और यही आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन मानता है कि राज्य का सृजन है। देखिए मित्की सिद्धांत क्या मानता है, मान्यता देता है राज्य, ठीक है। कोष्ठक सिद्धांत क्या मानता है कि कोष्ठक लगाकर मानव प्राणियों को एक अलग अस्तित्व ये मान लिया जाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को, और उस ग्रुप ऑफ पर्सन को अधिकार और कर्तव्य ये दे दिया जाता है, ठीक है। कोष्ठक सिद्धांत ये मानता है। हाफील्ड ये मानते हैं कि वास्तव में तो मानव प्राणी यही व्यक्ति होते हैं, लेकिन विधि क्या करती है, कानून ये करती है, कानून ये करता है कि व्यक्तियों के एक बहुत बड़े वर्ग इससे संव्यवहार करने को आसान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मनमाने नियमों के माध्यम से, ठीक है, व्यक्तियों के एक वर्ग को निगम की मान्यता यह दे दी जाती है, और फिर व्यक्तियों के उस वर्ग से संपर्क और संबंध स्थापित करना यह आसान बना दिया जाता है प्रक्रिया के नियमों द्वारा, ठीक है ना। मनमाने ढंग से उन्होंने प्रक्रिया के नियम बनाकर, ठीक है, कि निगम से आप प्रक्रिया के नियम, ये निगम से आप संविदा करेंगे तो कैसे करेंगे, ये उन्होंने बना दिया। निगम का कार्य संचालन होगा तो कैसे होगा, उसके संबंध में मनमाने नियम, यानी किसी मनमाना किसे कहते हैं, जो किसी सिद्धांत पर न हो उसे मनमाना कहते हैं। तो हाफील्ड कहते हैं निगम की स्थापना ये मनमाने नियमों के आधार पर हो रही है, ठीक है। मनमाने नियमों के आधार पर निगम कैसे संचालित होंगे, निगम दूसरों से व्यवहार कैसे करेंगे, निगम इसकी व्यवस्था कौन करेगा, निगम का प्रबंध कौन करेगा, इसके संबंध में किसी सिद्धांत के आधार पर राज्य ने कोई निर्माण ये नहीं किया है, मनमाने नियमों से इसका निर्माण हो जाता है। क्यों होता है, इसलिए होता है ताकि व्यक्तियों के एक बहुत बड़े वर्ग से संव्यवहार ये किया जा सके और उनके बीच अधिकार और कर्तव्यों का जो विनिश्चय है उसे बाद के लिए स्थगित किया जा सके। मतलब जैसे कंपनी है, ठीक है, कंपनी के तौर पर सामूहिक तौर पर हम व्यापार करना चाहते हैं, तो कंपनी कैसे स्थापित करें, इसके लिए मनमाने नियम बना दिए गए। मनमाने नियम यानी किसी सिद्धांत पर नहीं बनाए गए, किसी सिद्धांत पर नहीं बनाए गए, ये बना दिया गया कि इतने % जो शेयर जिसके पास होंगे वो कंपनी की व्यवस्था करेगा। कंपनी एक व्यक्ति से भी निर्मित हो जाएगी, अनेक व्यक्तियों से भी निर्मित हो जाएगी। अब एक व्यक्ति से कब निर्मित होगी, अनेक व्यक्तियों से कब निर्मित होगी, इस संबंध में किसी सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया। और जब कंपनी डिसॉल्व होगी तब कंपनी के जितने शेयर होल्डर होंगे उनके बीच कंपनी की आस्तियों का बंटवारा ये कैसे होगा, ठीक है। इसके संबंध में स्थगन के नियम ये भी बना दिए कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं इनसे संव्यवहार कैसे किया जाएगा, एक समय पर यह बता दिया, और इनके बीच अंतिम अधिकारों और कर्तव्यों का निपटारा ये किस प्रकार होगा, इसको स्थगित करने के संबंध में भी नियम ये बना दिए। और ये सारे नियम मनमाने हैं, और सारे नियम मनमाने और केवल प्रक्रिया के को सुविधा पूर्वक चलाने के लिए बनाए गए। इनफैक्ट मानव प्राणी ही अधिकार और कर्तव्यों के धारक हो सकते हैं। यानी हाफील्ड निगम को अलग देखते हैं और मानव प्राणी जो उसके संगठक है उन्हें अलग देखते हैं, और निगम को सिर्फ प्रक्रिया का एक नियम मानते हैं। वो कहते हैं निगम कुछ नहीं है, वो कहते हैं निगम एक प्रक्रिया का नियम है, और ये प्रक्रिया का नियम इसलिए अस्तित्व में आया है ताकि व्यक्तियों के एक बहुत बड़े वर्ग से सुविधापूर्ण ढंग से, ठीक है, संव्यवहार ये किया जा सके, और उन व्यक्तियों के बहुत बड़े वर्ग के सदस्यों के बीच अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण ये किसी पश्चातवर्ती अवसर के लिए स्थगित किया जा सके। अर्थात जब कंपनी डिसॉल्व होगी तब शेयर होल्डर्स के बीच अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण ये कर लेंगे। इसके लिए निगम अस्तित्व में आया है, ठीक है। निगम कुछ नहीं है, ये प्रक्रिया का एक नियम है, और प्रक्रिया का ये नियम मनमाने ढंग से बनाया गया है।
किसी सिद्धांत पर नहीं बनाया गया, ये किसी सिद्धांत पर नहीं बना, ये मनमाना है। जो किसी सिद्धांत पर ना हो वो मनमाना है। हाफिज कहते हैं ये मनमाना है। अब हाफिज चूंकि विश्लेषणात्मक विचारधारा के आदमी है, और विश्लेषणात्मक विचारधारा का आदमी वही कहता है जो उसे दिखता है। उन्हें दिख ही ये रहा है कि निगम क्या है। निगम कुछ नहीं, प्रक्रिया का नियम है। ठीक है, निगम प्रोसीजरल है, प्रक्रिया के संबंध में कि व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उससे संव्यवहार करना है। अब या तो सबसे अलग अलग करो, ठीक है, तो ये सुविधाजनक नहीं है। तो उन व्यक्तियों के एक बहुत बड़े वर्ग से संव्यवहार करने के लिए प्रक्रिया का एक नियम बना दिया गया। ठीक है, और इन व्यक्तियों के एक बहुत बड़े वर्ग से संव्यवहार करना लोगों के लिए आसान ये कर दिया गया। इस वर्ग का निर्माण मनमाने नियमों से किया गया। इस वर्ग का, ठीक है, मैनेजमेंट ये मनमाने नियमों से ये हो रहा है। यानी ये प्रक्रिया का नियम है और ये मनमाने नियमों से निर्मित है। इसके निर्माण का उद्देश्य व्यक्तियों के एक बहुत बड़े वर्ग से संव्यवहार करना, और व्यक्तियों के इस बहुत बड़े वर्ग के जो पारस्परिक कर्तव्य है और अधिकार है, इनका निर्धारण किसी पश्चातवर्ती अवसर के लिए स्थगित कर देना। सामान्य नियम यह होता है कि जिस समय आप संव्यवहार करते हैं उसी समय अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण ये किया जाता है। लेकिन हम लोग कहते भी हैं कि पहले तय कर लो क्या क्या होगा, ठीक है, लेकिन अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण, अंतिम निर्धारण ये किसी पश्चातवर्ती अवसर के लिए स्थगित किया जा सके, इसके लिए निगम अस्तित्व में आते हैं। इसकी आलोचना भी हाफिल्ड की होती है कि निगम सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हाफिल्ड यही कह रहे हैं, केल्सन अकेले आदमी है जो मानव प्राणियों के उस वर्ग को जो निगम का संगठन कर रहा है और स्वयं संगठित निगम को अलग अलग करके देखने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं, ये एक ही चीज है, दो नहीं है। ठीक है, ये एक ही चीज है, ये एक पॉइंट है जिस पर अधिकार और कर्तव्यों का आरोपण ये कानून के माध्यम से कर दिया गया है। ठीक है, और अधिकार और कर्तव्यों का आरोपण चूंकि हो गया तो इस बिंदु को निगम ये कहा जाने लगा है। मानव प्राणी जो इसके संगठक हैं और जिसे निगम आप कह रहे हो, ये अलग अलग चीजें नहीं है। हाँ, ये वो जरूर मानना है कि वास्तव में मानव प्राणी जो होते हैं वही इन अधिकारों और कर्तव्यों का उपयोग करते हैं और वही सब व्यवहार करते हैं। यथार्थ मानव व्यवहारी है, ये सही है, लेकिन फिर भी मानव प्राणी और निगम अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। वो मानव प्राणी ही निगम है और यथार्थ उन्हीं का व्यवहार है। ठीक है ना? तो अच्छा, अब चूंकि मानव प्राणियों का एक वर्ग मान लीजिए ये है, ठीक है, मानव प्राणियों का एक वर्ग संगठित हुआ, उसको अधिकार और कर्तव्य दिए गए, मानव प्राणियों के वर्ग को अधिकार और कर्तव्य दिए गए, तब जब मानव प्राणियों के वर्ग को ही अधिकार और कर्तव्य दिए गए तो उसे निगम कहा गया। इसके मतलब जितने अधिकार और कर्तव्य दिए जाएंगे उससे ज्यादा का उपयोग अगर मानव प्राणी कर रहे हैं तो निगम गलत ढंग से काम कर रहा है, निगमन का पर्दा हट सकता है। ठीक है, और चूंकि मानव प्राणियों के वर्ग को अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, निगम का पृथक कोई अस्तित्व नहीं है, निगम का पृथक अस्तित्व नहीं है, ऐसा केल्सन मानते हैं। इसलिए निगम ग्रंथ है मानव प्राणियों की, निगम गांठ है, ग्रंथ यानी गांठ है मानव प्राणियों की, जिस पर अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित हैं। तो अंततः तो मानव प्राणी ही है निगम। निगम अंततः क्या है? मानव प्राणी। न निगम अलग है न मानव प्राणी अलग है। मानव प्राणी एक गांठ के तौर पर संगठित हैं और उसको अधिकार और कर्तव्य दे दिए गए। इसका मतलब यह है कि निगम मूल अधिकारों का दावा कर सकता है, निगम नागरिकता का दावा कर सकता है, क्योंकि ठीक है, वो दैट इज द नोट, वो ग्रंथि है।
अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों का वो संगठन अलग हो और उसके यानी निगम का अलग अस्तित्व हो और उसके संगठक व्यक्तियों का अलग अस्तित्व हो, तो निगम, अगर हम अलग अलग मान लें मित्की सिद्धांत तो इन सबकी तरह है, ठीक है, तो फिर निगम का चूंकि व्यक्तित्व अलग हो गया और निगम का व्यक्तित्व अलग हो गया तो स्वतंत्रता का दावा कैसे करेगा? बाकी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अनुच्छेद 22 की स्वतंत्रता या प्राणोदैहिक स्वतंत्रता, ये सब कैसे मांगोगे? क्योंकि ये तो व्यक्ति के गुण है, ठीक है। इसलिए केल्सन के हिसाब से चूंकि ये गांठ है मानव प्राणियों की, मानव प्राणियों निगम का अलग अलग अस्तित्व नहीं है, इसलिए निगम मूल अधिकारों का दावा कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा राज्य की रियायत का सिद्धांत, राज्य की रियायत का सिद्धांत ये कहता है कि वास्तव में तो मानव प्राणी ही व्यक्तित्व है, लेकिन राज्य रियायत करता है, राज्य रियायत करता है, कंसेशन करता है और कंसेशन करके व्यक्तियों के एक वर्ग को, ठीक है, व्यक्ति इसकी मान्यता दे देता है, व्यक्तियों के वर्ग को व्यक्ति की मान्यता दे देता है। इसलिए निगम का सृजन राज्य करता है, न कि मान्यता देता है, जो कि सोशियोलॉजिकली ठीक नहीं लगता। फिर आपका रियलिस्टिक प्रिंसिपल आता है, ठीक है, यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गियर। गियर किसके प्रवर्तक है? ठीक है। इसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने कहा? समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसे पैटर्न ने कहा, नहीं, इसे डीन रास्कोपाउंड, डीन रास्कोपाउंड ने समाजशास्त्री कहा और पैटर्न ने इसे यथार्थवादी सिद्धांत कहा है। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रवर्तक गियर, ठीक है। इसके समर्थक इहरलिच और एक हॉरू नाम के जुरिस्ट हुए, वो भी इसके समर्थक हैं। पोलैंड, डायसी, मिटलैंड, ये भी इसके समर्थक माने जाते हैं, ठीक है। गियर इसके प्रतिपादक। रियलिस्टिक प्रिंसिपल को रियलिस्टिक कहा किसने? रियलिस्टिक कहा पैटर्न ने। इसे सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल कहा है डीन रास्कोपाउंड ने। और ये तीन सिद्धांतों में बटा हुआ है, एक कायिक सिद्धांत, दूसरा यथार्थवादी सिद्धांत और तीसरा आपका जो संस्थात्मक सिद्धांत है। तीन भागों में ये बटा हुआ है। रियलिस्टिक प्रिंसिपल मानकर मुख्यतः ये चलता है, जैसे जब ये कायिक सिद्धांत की तरह सोचता है, यानी ठीक है, आपका कायिक जैसे हम लोगों का शरीर है ऐसे, ठीक है। जब कायिक सिद्धांत की तरह ये सोचना शुरू करता है तो ये कहता है कि प्रारंभिक रूप से जब समाज शुरू हुआ तब इंडिविजुअल पर्सन नहीं था, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति नहीं था, बल्कि ग्रुप ऑफ पर्संस, यही प्राथमिक इकाई जो मानी है वो ग्राम मानी है, ठीक है। आपका कबीला ये भी प्राथमिक इकाई थी, जिसमें एक परिवार के लोग होते थे, ठीक है, एक गांव में एक परिवार के लोग होते थे, ठीक है। तो प्राथमिक इकाई व्यक्ति नहीं है, प्राथमिक इकाई ग्रुप ऑफ पर्संस, और इस ग्रुप ऑफ पर्संस को संगठित करने वाले व्यक्ति है। आज का जो इंडिविजुअल व्यक्ति है इससे इतनी सादृश्यता रखते हैं कि ऐसा लगता है मानो जैसे इंडिविजुअल पर्सन में अपनी इच्छा, ठीक है, अपनी भावनाएं, अपना मस्तिष्क, अपनी अलग सत्ता, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही ग्रुप ऑफ पर्संस में अपनी अलग सत्ता, अपना अलग मस्तिष्क, ठीक है, अपनी अलग सोच, अपनी अलग इच्छा, ये होती है। इसलिए कायिक सिद्धांत ये कहता है कि जैसे एक इंडिविजुअल, इसकी अपनी काय है, इसका अपना कार्पस है, ऐसे ही ग्रुप ऑफ पर्संस का भी अपना कार्पस है, ठीक है। और ये कार्पस
उन लोगों से अलग है, उन इंडिविजुअल लोगों से अलग है, उन व्यक्तियों से अलग है जो इसको संगठित कर रहे हैं। संगठित करने वाले व्यक्ति जिस प्रकार सोचते हैं, ऐसे ही इस ग्रुप ऑफ पर्सन की भी अपनी एक इच्छा है। जैसे वकीलों का एक वर्ग है, उसके जो संगठक वकील हैं वे व्यक्ति के तौर पर कुछ भी सोचें, लेकिन वकीलों के वर्ग के तौर पर एक जैसी सोच ये रखते हैं। ठीक है, एक जैसी सोच। तो ग्रुप ऑफ पर्संस की सोच ये अलग है। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन की सोच है तो ग्रुप ऑफ पर्सन का मस्तिष्क होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन की इच्छा होगी। ठीक है, तो कायिक सिद्धांत ये कहता है कि ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स मौजूद हैं समाज में, इन्हीं को राज्य व्यक्ति मान लेता है, सर्जित नहीं करता। ये तो है ही है, ये तो है ही, ये तो है समाज में। इसीलिए इसको रियलिस्टिक प्रिंसिपल कहा जाता है। रियलिस्टिक इसे क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये है यथार्थवादी। यही तो कहते हैं जो है उसकी बात करो ना, कुछ सोचते क्यों? जो है उसकी बात करो। वो कहते हैं क्या? जब हम लोग यथार्थवादी विचारधारा के आधार पर कानून की व्याख्या करते हैं तो क्या वो कहते हैं? जज जो कह रहे हैं वो कानून। वो कहते हैं किताबों में कुछ भी लिखा हो ये तो मनमाने ढंग से, कभी बताते हैं विधि ये है और कभी बताते हैं विधि ये है, कभी बताते हैं विधि जस है और कभी बताते हैं विधि लेट्स है, और ये जो बताते हैं बस वही मानी जाती है। विधि क्या है भगवान जाने। विधायिका ने क्या सोचकर विधि शब्द का उपयोग अनुच्छेद 21 में किया, ये तो विधायिका जाने। एके गोपालन में ये बताते हैं कि विधि वो है जो अधिनियमित है, और मेनका गांधी में ये बताते हैं कि विधि वो है जो जस्ट फेयर और रीजनेबल है। एके गोपालन ये जब डिसाइड हुआ तो हम भी यही कह रहे हैं कि विधि वो है जो लक्ष्य है, जो अधिनियमित है। मेनका गांधी डिसाइड हो गए, हम भी डमर डमर चिल्लाने लगे कि नहीं विधि वो है जो जस्ट फेयर रीजनेबल है। तो बोले विधि क्या है, क्या मालूम क्या है, ये तो ये जो बताते हैं वो विधि हो जाती है। तो क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि विधि वो है जो बेयर में लिखी है? वास्तव में विधि वो है जो निर्णयों में है। यथार्थवादी तो इसी ढंग से बात करते हैं, यथार्थवादी उसी पर बात करना चाहते हैं जो है। इसीलिए यथार्थवादियों को प्रमाणवादियों का अग्रगामी कहा जाता है कि वो प्रमाणवादियों जैसी ही बात करते हैं। तो यथार्थवादी क्योंकि बात कर रहे हैं तो यथार्थवादी यही कहेंगे कि समाज में ग्रुप है। इसको इस तथ्य से इनकार नहीं हो सकता कि समाज में ग्रुप है, और उन ग्रुप वो ग्रुप वैसे ही है जैसे इंडिविजुअल पर्सन होता है। ठीक है, उनकी अपनी काया है, उनकी अपनी सोच है, और जैसे व्यक्ति के अंग प्रत्यंग होते हैं ऐसे ही ये जो व्यक्तियों का समूह है इसके संगठक व्यक्ति इसके अंग और प्रत्यंग, उनकी सोच इसकी सोच है। ये बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह, इसलिए इन्हें विधिक व्यक्तित्व दे दिया जाता है कानून के द्वारा। ठीक है, और कानून के द्वारा विधिक व्यक्तित्व दिए जाने पर ये व्यक्तियों के समान, ठीक है, समाज में दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो विभिन्न उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं नगर पालिकाएं हैं, निगम हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय हैं, राज्य है स्वयं। राज्य को भी तो व्यक्ति मानते हैं, विधिक व्यक्तित्व मानते हैं। ठीक है, ये भी व्यक्तियों का संगठन है। ठीक है, इसलिए राज्य चूंकि इसे मान्यता देना शुरू कर देता है ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो इसे कायिक सिद्धांत के हिसाब से इस ग्रुप ऑफ पर्सन को निगम ये नाम दे दिया जाता है। ठीक है, पहले से ये मौजूद है समाज में सामाजिक तथ्य के रूप में। लेकिन कायिक सिद्धांत की आलोचना ये होती है कि अगर ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं ये उसी प्रकार व्यक्ति हैं
जैसे जीवित व्यक्ति होता है, तो फिर अगर एक कंपनी अपने को समाप्त करती है, ठीक है, कंपनी का तो समापन भी हो सकता है, निगम का समापन भी हो सकता है, अपनी इच्छा से हो सकता है, तो ये आत्महत्या के समान है। फिर तो सुसाइड कर रही है कंपनी। भाई अगर ये व्यक्ति के समान है, जीवित व्यक्ति के समान है, तो ये सुसाइड कर रही है फिर। और जब ये सुसाइड कर रही है, यानी कंपनी के समापन से संबंधित कोई सिद्धांत नहीं होने चाहिए, फिर तो आप ये बात कह रहे हो कि कंपनी के समापन संबंधित कोई सिद्धांत ही नहीं होना चाहिए, जो कि वर्तमान सामाजिक और कानूनी दशा के प्रतिकूल बात है। ये ठीक नहीं है। आप कहते हो इनकी अपनी इच्छा होती, जबकि इनकी कोई इच्छा नहीं होती। इनके जो सदस्य हैं, ये परस्पर कन्वर्जेशन से एक दूसरे के लाभ के लिए जो इच्छा सबसे उपयुक्त होती है, उसी को अपनी इच्छा कहने लगते हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे से मिलकर तय कर लेते हैं ना। आप एक दूसरे से बातचीत करके तय कर लेते, सबके हित में जो हो उसे अपनी इच्छा ये कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये इसलिए मिथ की इच्छा है बात। और आप कहते हैं कि इनकी इच्छा उतनी ही वास्तविक है जैसे व्यक्ति की इच्छा, जबकि वास्तव में उतनी वास्तविक नहीं है। ये व्यक्ति की अपनी इच्छा वास्तविक होती है, और इन सारे व्यक्तियों की इच्छा को मिलाकर जो सर्वसम्मत इच्छा बन जाती है, उस इच्छा को आप इस ग्रुप ऑफ पर्सन की इच्छा कह रहे हो। तो ग्रुप ऑफ पर्सन की इच्छा व्यक्ति की इच्छा के समान नहीं है, ये मिथ की इच्छा है। इसलिए आपकी यह बात भी ठीक नहीं है। आप कहते हो कि व्यक्ति के समान है ग्रुप ऑफ पर्सन, नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति में जो एकता है वो वास्तविक है। उसका मस्तिष्क, उसकी आंखें, उसका कान, उसके नाक, उसके हाथ, उसके पैर, ये वास्तव में एक है। इनको अलग नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स में जो एकता बता रहे हो, ये मनोवैज्ञानिक है। आप मानते हो, सिर्फ आप मान रहे हो ना कि इसके जो संगठक सदस्य हैं वे इसके अंग प्रत्यंग ये सब है, तो मनोवैज्ञानिक एकता है, ये व्यक्तियों के समान नहीं। लेकिन कायिक सिद्धांत ऐसा मानता है, यथार्थवादी सिद्धांत ये भी ये मानता है कि समाज में बहुत सारे ग्रुप हैं जो इच्छा को धारण करने में समर्थ हैं। ठीक है, और जो इच्छा को धारण करने में समर्थ हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वे राज्य के द्वारा व्यक्ति माने जाते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत भी यही मानता है। ठीक है, और यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक गियर्क हैं। यथार्थवादी सिद्धांत में ही कायिक सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत भी है। ठीक है, गियर्क इसके प्रतिपादक है। इसको डीन रास्कोपाउंड ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहा है। ठीक है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत मिथकी सिद्धांत से इसका अंतर यह हो जाता है कि मिथकी सिद्धांत इसलिए अस्तित्व में आया था कि व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित किया जा सके। व्यक्ति यानी निगमों के अधिकारों को सीमित किया जा सके, और समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसलिए अस्तित्व में आया कि निगमों के अधिकारों को बढ़ाया जा सके। समाजशास्त्रीय सिद्धांत, पैटर्न ने इसको यथार्थवादी कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रयोजन सिद्धांत आता है, और प्रयोजन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो ब्रिंज हैं, और ये इंग्लैंड में डेवलप हुआ, और बारकर इसके आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। प्रयोजन सिद्धांत ये कहता है कि निगम विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विधिक व्यक्ति मान लिए गए, केवल विशिष्ट प्रयोजनों के लिए। अन्य प्रयोजनों के लिए वो विधिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ मानव प्राणी ही व्यक्ति हो सकते हैं। आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कौन ये सिद्धांत क्या मानव प्राणी ही केवल व्यक्ति हो सकते हैं, ये मानता है। तो आपका केवल मानव प्राणी व्यक्ति हो सकते हैं मिथकी सिद्धांत मानता है, कोष्ठक सिद्धांत मानता है। ठीक है, आपका हाफील्ड भी यही मानते हैं। केल्सन दोनों में कोई अंतर नहीं देखते।
राज्य की रियायत का सिद्धांत, वो भी केवल मानव प्राणियों को व्यक्ति मानता है, क्योंकि कंसेशन देता है, रियायत देता है, इसलिए अन्य लोगों को मानव प्राणी के समान व्यक्ति मान लिया जाता है। ठीक है ना, राज्य की रियायत के सिद्धांत के मुताबिक। कायिक सिद्धांत, ग्रुपों को, ठीक है, व्यक्ति के समान, व्यक्ति यानी मानव प्राणी के समान व्यक्तित्व मान लेता है। यथार्थवादी सिद्धांत भी यह मानता है कि ग्रुप हमेशा से अस्तित्व में थे, उनकी अपनी इच्छा है, इसलिए वे व्यक्ति हैं। प्रयोजन सिद्धांत यह कहता है कि नहीं, हां, प्रयोजन सिद्धांत भी यही कहता है कि यथार्थ में मानव प्राणी ही व्यक्ति है, लेकिन कुछ संस्थाओं को कुछ उद्देश्यों के लिए, यानी उन संस्थाओं को भी अन्य उद्देश्यों के लिए कानून व्यक्तित्व तो नहीं देता, अन्य उद्देश्यों के लिए वो व्यक्ति नहीं है। अर्थात निगम जिस उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आए हैं, केवल उसी उद्देश्य के लिए व्यक्ति हैं, अन्यथा वो व्यक्ति नहीं है। निगम जिस प्रयोजन के लिए, जैसे उनका रिक्तदाय है, इसका मालिक कौन माना? हेरोडियस। हेरोडियस कौन है? काल्पनिक व्यक्तित्व है। हेरोडियस काल्पनिक व्यक्तित्व। हेरोडियस को, इस काल्पनिक व्यक्तित्व को व्यक्ति क्यों मान लिया? ताकि जो रिक्तदाय है, इसका मालिक हेरोडियस हुआ, यानी रिक्तदाय स्वयं मालिक हो गई। ठीक है ना, और रिक्तदाय एक काल्पनिक चीज है। रिक्तदाय को संगठित करने वाली जो संपत्ति है, उसको उत्तराधिकारियों तक पहुंचा देने के लिए इस काल्पनिक व्यक्तित्व का निर्माण यह कर दिया गया। जैसे सहदायकी अलग है और सहदायकी की संपत्ति अलग है। अब सहदायकी को विधिक व्यक्तित्व दे दिया जाए, ऐसे ही तो रिक्तदाय को दिया है, सहदायकी को विधिक व्यक्तित्व दे दिया। तो सहदायकी को अगर विधिक व्यक्तित्व दे दे, दिया नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो ये रिक्तदाय को दिए गए विधिक व्यक्तित्व के समान होगी। रिक्तदाय अर्थात हेरोडियस, जिसे रोमन में हेरोडियस कहेंगे, हेरोडियस को दिए गए विधिक व्यक्तित्व के समान होगी। इसे सिर्फ रिक्तदाय का संगठन करने वाले प्रॉपर्टी को, ठीक है, उचित हाथों तक पहुंचाने के लिए विधिक व्यक्तित्व मान लिया गया है, अन्यथा अन्य उद्देश्यों के लिए विधिक व्यक्तित्व नहीं मानी जाएगी। तो प्रयोजन सिद्धांत ये कहता है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कुछ व्यक्तित्वों को व्यक्ति मान लिया जाता है। ड्यूगिट कहता है ये विशिष्ट प्रयोजन सामाजिक समेकन है। वो कहता है कि हर उस चीज को विधिक व्यक्तित्व मान लिया जाएगा प्रयोजन सिद्धांत के मुताबिक, जो कि सामाजिक समेकता इसको स्थापित करने में सहायक है उधर। ठीक है, सामान्य प्रयोजन सिद्धांत कहता है कि कुछ प्रयोजनों के लिए कुछ चीजों को व्यक्तित्व कानून प्रदान कर देता है, वो उस प्रयोजन के लिए ही विधिक व्यक्ति माने जाएंगे, अन्यथा मानव प्राणी ही विधिक व्यक्ति हो सकते हैं। ड्यूगिट कहता है कि कुछ प्रयोजन नहीं, एक प्रयोजन, सिर्फ एक प्रयोजन, और वो सिर्फ एक प्रयोजन कौन सा है? सामाजिक समेकता। सामाजिक समेकता यानी समाज का संगठन ठीक प्रकार से चल सके। क्योंकि ड्यूगिट मानता है ना कि दो प्रकार की चीजें,